हेलो। आवाज़ आ रही है बच्चों आपको? आदित्य, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गौरव, नियति, विश्वजीत, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ये क्लास 11th की क्लास है ना? आई थिंक सभी बच्चे क्लास 11 वाले ही हैं। ओके। मैं आपको पूरी तरीके से विजिबल हूँ, ऑडियो क्लियर है, तो प्लीज़ एक बार एस लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। सत्यम, मनीष, देव, लक्ष्य, हर्ष, प्रतिमेश, आराधना, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और सभी को मैं इस अपनी कक्षा के प्लेटफॉर्म में आपको वेलकम करता हूँ। ठीक है, किसी पर्पस से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और होपफुली सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि जिस पर्पस के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इसको हमें एंड तक पहुँचाना है, एक रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है। ठीक है, तो अभी तक किसी बच्चे ने यस नहीं लिखा, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। आप लोग को वीडियो ऑडियो सब क्लियर है बेटा? गुड इवनिंग भाई सभी बच्चों को, उदय, अमोघ, संदेश, उद्भव, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है, मतलब मैं ऑडिबल हूँ? ठीक है, हाँ 2 क्लास चल रही है बेटा। ठीक है, वो आपको एज इट इज़ पहले भी बताया जा चुका है कि फिजिक्स की पैरेलली 2 क्लास चलेगी एंड यू आर फ्री, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो सफलता बैच है, मैं सफलता बैच का टीचर हूँ, मेरा नाम है जेपी मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा। ठीक है, मैं आपको सफलता बैच में पढ़ाऊँगा। ठीक है, सफलता बैच का पर्पस भी आप लोगों को बता दिया गया है, कल भी आपने क्लास लिया था, तो हमारे बहुत टीचरों ने पहले से आपको ब्रीफ कर रखा है कि सफलता बैच में बेसिकली क्या करेंगे हम। बहुत ही बेसिक, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, उस लेवल से चलेंगे और हम आपको 3 पर्पस सॉल्व करेंगे। आपके स्कूल का पर्पस, आपका जेई मेंस और आपका जेई एडवांस। ठीक है, तो ये जैसे मान लो 3rd फ्लोर 3 स्टेप की है, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो हम ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर ऐसे चलते हुए चलेंगे। ठीक है, खालिदी, टेक माई नेम, यस आपका नाम लिया मैंने। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि हम जिस पर्पस के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम लोग हमारा एक मोटिव है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए हमारी इन बातों को। जो हमारा 15 मिनट मैं आपसे लूँगा, फिर स्टार्ट करेंगे, सब कुछ बताया जाएगा। प्लीज़ आप लोग बस 15 मिनट का मुझे समय दीजिए। जब मैं ब्रीफ कर लूँ, देन वॉट एवर यू हैव डाउट समथिंग लेफ्ट, देन यू आस्क फ्रॉम मी थ्रू योर चैट। ठीक है, अब जिस पर्पस के लिए बिल्कुल फुल सिलेबस होगा, सारा कुछ होगा, तो वही सब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ऋषभ, ठीक है ऋषभ, तुम्हारा नाम ऋषभ, गुड इवनिंग। तो अब जिस पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उस पर्पस का एंड गोल सभी को पता है कि हमें एनी हाउ जेई मेंस जेई एडवांस तक की जर्नी पूरी करनी है। इस जर्नी को पूरी करने में मेरा क्या रोल होगा और आपका क्या रोल होगा, इन दोनों के लिए जो है आप लोगों को थोड़ी बहुत ब्रीफ करते हैं। जैसे देखिए, इस पूरी जर्नी में 2 लोग हैं, है ना, 2 ही लोग हैं ना, एक मैं हूं और एक आप लोग हो। तो हम इन दोनों का कोई ना कोई पार्टिसिपेशन है, कोई रोल है। इस रोल को अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, चैट छोड़ दीजिए। इस रोल को जो है हम लोग भली भांति निभाएंगे। मैं अपना रोल प्रॉपर निभाऊं, ठीक है, आप अपना रोल प्रॉपर निभाओ,
तो इन दोनों रोल का जब प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होगा तब हमें एंड गोल अचीव होगा। एंड आवर एंड गोल यू ऑल नो, अपना एंड गोल है कोई ना कोई आईआईटी में कोई ना कोई अच्छी सीट लेना या कोई एनआईटी में अच्छी सीट लेना। दिस इज आवर पर्पस फॉर विच वी आर हियर। ठीक है, अब इसमें जो मेरा रोल है वो क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपका रोल क्या है वो आप जानते ही हैं। आपका रोल तो एज ए स्टूडेंट क्या है, पढ़ना है। बहुत छोटा रोल है, पढ़ना है। ठीक है, और पढ़कर जो है बहुत ही अच्छे से अपने टीचर की चीजों को फॉलो करनी है। ठीक है, नहीं मैं ये सफलता बैच का टीचर हूं। कुछ बच्चे चैट कर रहे हैं तो मैं उनको क्लियर कर दूं। दिस इज द क्लास फॉर सफलता बैच विच इज डेडिकेटेड फॉर योर जेई मेंस प्लस एडवांस। ठीक है, तो ये सफलता बैच में आप लोग हो। ठीक है, तो अब मेरा जो रोल होगा, मैं आपको कैसे इस जर्नी में आपको आगे बढ़ाऊंगा, कैसे ले चलूंगा, वो चीज देख लीजिए। देखिए, मैं फिजिक्स में आपको जो है पहला अपना होगा इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, जो भी मैं लेक्चर डिलीवर्ड कर रहा हूँगा वो लेक्चर आपको जो है फॉलो करना है। और लेक्चर फॉलो करने का तरीका क्या है कि आप इसको, मैं फिर आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको एक ऑफलाइन कोचिंग की तरह ही लीजिएगा। बहुत अच्छे से एक प्रॉपर सिटिंग स्पेस बनाइएगा, टेबल चेयर पे बैठ के कॉपी पेन लेकर पढ़िएगा। ठीक है, लेट कर मोबाइल देखते हुए केवल पढ़ना, आई थिंक फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए या अपने आईआईटी में किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बेसिकली फिजिक्स और मैथ्स के लिए बिल्कुल भी मतलब वो समझ से परे है। क्योंकि आप कोई ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं रहे हो, बताओ, है ना, कि आपने बस स्टोरी पढ़ ली, आपको चीजें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब आप जो है लेक्चर हमारा जो होगा वो लेक्चर में आपका पूरा जो है टॉपिक कवर होगा, है ना। नोट्स आपको प्रॉपर जो है यहाँ पर दिए जाएंगे, लेकिन मेरा ये आपसे सजेशन है कि आप नोट्स जो है खुद बनाइएगा अपना। जो बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर बुक्स कौन सा लें, तो जो बुक आज से आप लिखोगे मेरे साथ वही आपकी सबसे बेस्ट बुक होगी फॉर योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड फॉर योर थ्योरी पर्पस। यस, फॉर प्रैक्टिस यू कैन टेक बुक्स, सो मेनी बुक्स आर देयर, उस पर भी हम आते हैं। तो ये लेक्चर में फुल फ्लेज में आप बोलोगे सर आपका लेक्चर करने के बाद हमें क्या फिर से कोई थ्योरी पढ़नी पड़ेगी या फिर से हमें कोई बुक रेफर करना पड़ेगा? ठीक है, तो लेक्चर जब भी आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी कंप्लीट है, ये कंप्लीट पर्पस सॉल्व करेगा आपका। नो बुक्स रिक्वायर्ड फॉर थ्योरी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कोई बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर में ये होगा। अब इस लेक्चर में जो भी सीक्वेंसिंग होगी, मेरा लेक्चर कैसा होगा? लेक्चर इस तरीके से होगा कि आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और उस कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय योर इलिस्ट्रेशंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ आपका एग्जाम्पल भी होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये कॉन्सेप्ट को ग्रिप अप करेगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ आपको एग्जाम्पल कराया जाएगा और इस एग्जाम्पल के बाद आपको यहीं पर प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, एक ही टॉपिक पे इतनी चीजें होंगी। लेक्चर के साथ एग्जाम्पल होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन यहीं पे कराया जाएगा और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके PYQs भी होंगे। ठीक है, तो सारे PYQ भी होंगे। उसके बाद क्या होगा कि डेली जब आपने मुझसे एक लेक्चर पढ़ा तो अगले दिन जब आप जाएंगे तो ऐप पे आपको एक DPP मिलेगा। ठीक है, DPP कैसे सीक्वेंसिंग चलेगी मैं एक बार बता दे रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैं दोबारा नहीं बताऊंगा और आप भी अपना जो है कमेंट पूछते पूछते अपना समय बर्बाद मत करिएगा। तो DPP जो होगा ये जो है टॉपिक वाइज होगा। टॉपिक वाइज मतलब आज मुझसे एक आपने टॉपिक पढ़ा छोटा सा, उसी टॉपिक को मैंने कराया और उसी टॉपिक पे आपने जाके 5, 10, 15 जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें मैक्सिमम यही होंगे 10-12 क्वेश्चन, उसको आपने जाके एक बेसिक होगा जिसको आपने टॉपिक वाइज जो है उसको सॉल्व कर लिया।
तो आपको अपने से भी एप्लीकेशन कर लिया आपने, मैंने आपको करा दिया, तो बहुत हद तक आपका वो कॉन्सेप्ट ग्रिप अप हो गया। ठीक है। अच्छा, जब भी आप लेक्चर यहाँ से लेने के बाद आपसे एक सलाह ये है कि आप जब भी, अब मेरे साथ अभी नोट्स बना पा रहे हो तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो पीडीएफ से आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप उसको नोट्स की तरह मत देख के लिखिए मत, समझ कर खुद से करिए। ठीक है, समझ कर खुद से करिए, तो एक तरीके से वो आपका लेक्चर रिवीजन ही है, मानते हैं। तो वो बात यहां पर ये चीज अगर आपने तीनों दिमाग में रख ली तो आप तैयार हो गए कि किसी भी बुक का क्वेश्चन खुद से करने के लिए। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर लिया और यहाँ पे क्लासरूम की कराई हुई जितनी भी चीजें हैं उसको आपने अपने दिमाग में रिटेन कर लिया, तो यू आर नाउ फ्री टू चूज एनी बुक एंड चूज एनी क्वेश्चन। और आप जिस दिन कोई भी बुक रैंडम पकड़ते हैं, कोई भी कोचिंग के मटेरियल पकड़ते हैं और उसके जो है 60% to 70% क्वेश्चन खुद से करने लगते हैं, तो समझिए आपकी तैयारी जो है सही जा रही है, हम लोग का पर्पस फुलफिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए मेरा नाम जयप्रकाश मिश्रा है, मैंने आपको बताया, शायद सौरव आप लेट थे। तो इसके बाद जो है क्या करना है, डीपी, आप इसमें अब आपका रोल है डीपीपी टॉपिक वाइज। उसके बाद आपको लास्ट में मिलेगा एक शीट में बहुत क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, तो ये मिसलिनियस होगा और इसमें क्वेश्चंस थोड़े और अच्छे लेवल के होंगे। तो आप शीट जो है फिर लास्ट में ओवरऑल आप शीट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद भी मैं 2 बुक्स फॉलो करूंगा। बुक्स जो आप फॉलो करेंगे, जो मैं क्लास में आपसे फॉलो कराऊंगा, आप क्लास 11 के बच्चे हैं, आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस 2 साल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। तो जो बुक्स है वेल नोन बुक्स में जो सभी को प्रेफर की जाती हैं वो है एससी वर्मा। एटलीस्ट मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये बुक आपको 1 to 1 अच्छे से सॉल्व होनी चाहिए। आप बोलोगे सर ये बुक तो सब्जेक्टिव है, अब तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं। देखो, फिजिक्स में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी बातें हैं टोटली डिपेंड अपॉन कॉन्सेप्ट, और अच्छे क्वेश्चंस करके ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो एससी वर्मा तो आपको करनी ही करनी है। उसके बाद जो मैं लेक्चर में क्वेश्चंस लूंगा, इसका नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा या कुछ बच्चे सुने भी होंगे, इरोडोफ का। ठीक है, जो बहुत अच्छी बुक है इरोडोफ एक एडवांस लेवल पे हम जाएंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्या करेंगे, इरोडोफ भी जो है सॉल्व करेंगे। और आप में से कुछ क्वेश्चंस तो मैं एज ए इलिस्ट्रेशंस लूंगा और कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन टिक कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर, कि इसके बाद आप एससी वर्मा के ये क्वेश्चन कर लीजिए और इरोडोफ के ये क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये 2 बुक प्राइम है। ठीक है, 2 बुक जो है जरूर होने चाहिए। ठीक है, इरोडोफ, ठीक है, और आपके पास एससी वर्मा, तो 2 बुक आपके पास ये होनी चाहिए जिसके हम लोग साथ साथ में करेंगे। अब बुक तो बहुत सारी हैं, ठीक है, और अगर बुक बहुत सारी हैं तो आप अब इन दोनों बुक को मेरे साथ सॉल्व कर लेंगे तो आप कोई भी बुक उठाकर कर सकते हैं। लेकिन कितनी बुक्स करेंगे आप, ठीक है, तो आपको इन दोनों के अलावा कोई बुक अभी नहीं चाहिए। सिंगेज की जो बुक है नो डाउट वो भी बीएम शर्मा है, फिजिक्स में बीएम शर्मा आती है। दिस बुक विल फुलफिल योर पर्पस फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो इन दोनों के बाद आप जो है सिंगेज की बुक ले सकते हैं। वो बुक जो है आपको थ्योरी पर्पस के लिए नहीं लेनी है, आपको वो बुक लेनी है प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मैं वो भी सजेस्ट अभी नहीं करूंगा, आपको केवल एससीवी और इरोडोफ, ठीक है, इन्हीं 2 बुक को आपको लेना है। ठीक है, क्रोटोफ भी आप ले सकते हैं, बट मैं बोल रहा हूं कि क्रोटोफ के भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहीं पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो क्रोटोफ लीजिए, लास्ट आवर में लीजिए। प्राइमरीली मैं बताता जाऊंगा और कौन बुक लेने की बात अगर होगी तो, लेकिन बुक की जरूरत आपको बहुत कम पड़ेगी। बट यस, ये 2 बुक मैं बोलूंगा जो बच्चे एक्चुअली एडवांस को भी टारगेट कर रहे हैं तो उनको इरोडोफ होनी चाहिए उनके पास। ठीक है, बाकी मार्केट में इतनी बुक्स हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत बच्चे नाम लिख रहे हैं, नूतन, एसएल अरोरा, ये तो आपको स्कूल के, अगर आप बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो आपको लेनी पड़ेगी, एज ए स्कूल वाले जो है बोलते हैं।
तो आप वो ले सकते हो, बट दीज बुक्स ऑटोमेटिकली आप अगर उसको देखोगे यहाँ पढ़ने के बाद तो आपको वहाँ से बहुत कुछ गेनिंग नहीं होगी, आप उसके क्वेश्चन बहुत ईजिली कर लेंगे। एनसीईआरटी, एसएल अरोरा, नूतन फिजिक्स, कुछ बच्चे आईसीएसई बोर्ड के होंगे तो नूतन फिजिक्स भी पढ़ते हैं, एसएल अरोरा भी सीबीएसई में है ना। तो इन सब बुकों का आपको कुछ लेना देना नहीं है। इन बुकों को आप जब एससी वर्मा अभी आपको 1 लेना है, अभी आपको एससी वर्मा 1 लेना है, ठीक है, और कोई बुक नहीं लेनी है, ठीक है। और इरोडोफ आप ले सकते हैं बस, ठीक है। और अगर आपको पैटर्न वाइज कोई क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो पैटर्न वाइज क्वेश्चंस की जो बुक है उसमें आपके पास जो है सिंगेज की बुक है जिसमें बहुत क्वेश्चन है, फिजिक्स गैलेक्सी है जिसमें क्वेश्चंस है। आप जब भी कोई इसके अलावा कोई भी बुक लीजिए तो केवल वो बुक लीजिए जिसमें थ्योरी ना हो, केवल क्वेश्चंस हो। मेरी बात समझ गए? सिंगेज, डीसी पांडे, एसएल अरोरा कुछ भी ले सकते हैं, बट वो भी मैं बोलूंगा कि कोई बहुत जरूरी नहीं है। उन सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप लेना ही चाहते हैं तो आप ले सकते हैं पीवाई, आपके पास पीवाईक्यूज 40 ईयर्स या 20 ईयर्स, ठीक है। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। इसके बाद जो है आप सीधे सीधे डायरेक्ट वो क्वेश्चंस करो ना कि जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जिससे आप अपने आप को जज कर पाओ। यस, पाथ फाइंडर इज ऑल्सो ए वेरी गुड बुक, कुछ बच्चे लिख रहे हैं पाथ फाइंडर भी बहुत अच्छी बुक है फॉर ओलंपियाड पर्पस एंड फॉर जेई एडवांस। तो पाथ फाइंडर में जो क्वेश्चंस जेई एडवांस लेवल के होंगे वो मैं क्लास में लूंगा, ठीक है, और मैं आपको कोट भी कर दूंगा कि ये पाथ फाइंडर के हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके पाथ फाइंडर, इरोडोफ और एससी वर्मा के जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काम आएंगे वो मैं लेक्चर में लूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप मत परेशान होइए, आप जो है केवल लेक्चर्स को फॉलो करिए। और एक बुक अगर आप लेना चाहें ऑब्जेक्टिव, चाहे वो डीसी पांडे हो, चाहे वो अनुराग मिश्रा हो, चाहे आप सिंगेज की बुक हो, बीएम शर्मा हो, उन तीनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, ठीक है। कोई भी एक बुक ले लीजिए जिसमें केवल क्वेश्चंस हो, और आप मुझसे पढ़ने के बाद वो, और यहाँ की डीपीपी सॉल्व करने के बाद, शीट सॉल्व करने के बाद जब आप वहां जाएंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि भाई 60% तो ये बुक सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि भाई आप कोई भी चीज अगर एक सोर्स बहुत अच्छे से कर लेते हो तो वही सोर्स के क्वेश्चन फ्लोट होते रहते हैं, ठीक है। तो वही सोर्स के क्वेश्चंस फ्लोट होते रहते हैं। नहीं भाई, नूतन और एससी वर्मा में बहुत डिफरेंस है। नूतन इज ए बोर्ड बुक, हर्ष, ठीक है, और एससी वर्मा एक बहुत अच्छी किताब है, खासकर उसका जो ऑब्जेक्टिव है, अगर उसके ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे तो वो बहुत ही बेटर है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। तो एससी वर्मा इज टोटली हम लोग सजेस्ट करते हैं फॉर, अभी जेई मेंस का जो पैटर्न है उसमें तो बोलेंगे कि एससी वर्मा भी बहुत ऊपर की किताब हो गई है, क्योंकि जेई मेंस का पैटर्न बहुत गिर गया है, बहुत लो हो गया है, ठीक है। आपके बोर्ड लेवल का जेई मेंस टाइप होने जा रहा है। यस, तो जेई एडवांस की ग्रिप अप के लिए हम लोग एससीवी बोलते हैं। नूतन आपकी बोर्ड की किताब है जिसमें आप उसका फायदा ले सकते हैं, उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस करना चाहें तो, ठीक है। तो बुक्स पे तो मैंने कुछ ज्यादा ही बातें कर ली, अब बुक्स की बातें खत्म करते हैं। और मैंने आपको अपना तरीका बता दिया कि हम कैसे पढ़ेंगे। हर 3 वीक के बाद आपका एक टेस्ट होगा, टेस्ट का डिस्कशन होगा, बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी होंगे भाई सीट में, वो अलग से होगा। ये जो शीट होगी डीपीपी में आपको एडवांस लेवल के नहीं, बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपकी कॉन्सेप्ट ग्रिप अप हो। और जब आप शीट में आओगे तो सीट में अलग अलग होगा, जेई मेंस लेवल 1, लेवल 2 करके होगा, तो वो जेई मेंस और जेई एडवांस की अलग किताबें होंगी। लेकिन मैं इन सब के बाद फिर आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि आप बुक्स पे फोकस कम करके आप लेक्चर्स को फॉलो करिए और लेक्चर के क्वेश्चंस को ही दोबारा करिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यहां मैंने आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, मान लीजिए एक टॉपिक में 20 क्वेश्चंस करा दिए, तो उन 20 क्वेश्चंस को आप जो है रफ कॉपी लेकर जब आप लेक्चर रिवाइज कर रहे होंगे तो आप उसको जो है अच्छे से खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। एनडीए के लिए देखिए, एनडीए के लिए तो मैं यहाँ पे तैयारी नहीं करा रहा हूँ, लेकिन एनडीए में भी आपको ये काम आएगा। जो बच्चे एनडीए के लिए तैयारी करते हैं उनको एक्स्ट्रा टॉपिक्स कुछ पढ़ने होते हैं, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वो उनके लिए एक पीस ऑफ केक होगा।
वो बहुत आसानी से उसके क्वेश्चंस कर लेंगे अगर वो यहाँ पढ़ रहे हैं। तो फॉर एनडीए यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यू ओनली हैव टू वरी अबाउट जनरल नॉलेज एंड सम अदर थिंग जो भी आपके आते हैं, है ना, इंग्लिश, उन सब पे आप वर्कआउट अलग से करिएगा, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको कोई नहीं रोक पाएगा फिर, ठीक है। सारी सीट और सारा डीपीपी आपको जब आप ऐप में जाओगे और नोट्स वाला सेक्शन है, ठीक है, तो आप लोग जब ऐप में जाओगे और नोट्स वाला सेक्शन है, उस नोट्स वाले सेक्शन को क्लिक करोगे तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। और आपको जो है अभी जो पढ़ रहे होगे उसके हैंड रिटन नोट्स जो पीडीएफ फॉर्म में वो भी मिल जाएगा। देखिए एडवांस तो बेटा बहुत लोगों ने केवल एक किताब सॉल्व करके की है। आप ये सोचो कि हम लोग के टाइम में इतनी कोचिंगें नहीं थी, हमारे टाइम में तो फिर भी थी, हमसे पहले वाले लोगों ने जो क्वालिफाई किया होगा उनकी बात कर लेते हैं, उनके पास ना कोई कोचिंग थी, तो वो कौन सी बुक पढ़ के मतलब सेलेक्ट होते थे जेई एडवांस में, जो कि पहले जेई एडवांस नहीं था, 10 क्वेश्चन के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। मेरा अपीयरिंग ईयर था 2005 जो लास्ट था, जिसमें मैंने सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ, उसके बाद सब ऑब्जेक्टिव शुरू हो गए, स्क्रीनिंग, और एक बार स्क्रीनिंग होता था, फिर आपके पास जेई होता था, जिसको अब यहाँ पे जेई एडवांस बोला जाता है। तो आपको केवल एक बुक एससी वर्मा सॉल्व करके उस समय भी लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। तो देखिए ये मैटर नहीं करता कि आपके यहाँ किताबें कितनी है, आपने कितनी जो है किताबें रख ली, कितने मटेरियल इकट्ठा कर लिए, मैं फिर बता रहा हूं, मैटर ये करता है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, एक क्वेश्चन, उस एक क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, उससे आपने क्या सीखा, आपने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, केवल आंसर मिलाने के लिए जैसे तैसे सॉल्व कर लिया, कि आपने अपना थॉट प्रोसेस बिल्डअप करके उन चीजों को किया। तो फिजिक्स में मैं फिर बता रहा हूं कि अप्रोच क्या होना चाहिए, सिचुएशनल सब्जेक्ट है, F = ma लगेगा, बस F = ma लगेगा। लेकिन इसी F = ma को आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने डाइवर्सिफाइड वे में लगेगा और कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। मेरी बात समझ गए? तो आपको ये ज्यादा उस पर स्ट्रेस देना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो, खुद से जो है अच्छा इसको ऐसे कर दें, ये सिचुएशन ऐसे हो जाए तो क्या करेंगे, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। वो मेरा काम है, अगर आप मुझ पर फेथ करेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको फेथ जनरेट होगा, अभी मैं कुछ भी बोलूंगा तो कोई मतलब नहीं है, आप पहले पढ़िए और जो भी आपको यहाँ बोला जा रहा है अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं। एक बच्चा लिख रहा है कि सर क्या मेरी रैंक 1 आ सकती है आपके पढ़ाने से? देखो भाई, मैंने अपना पर्पस आपको बताया, ठीक है। अगर केवल मेरे काम करने से जो है अगर आप रैंक 1 के लिए बैठे हो, तो जो रैंक 1 लाता है उसको भी नहीं पता होता है कि उसकी रैंक 1 ही आएगी। हाँ, रैंक 1 वाला 10 भी हो सकता है, रैंक 10 वाला 1 भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड अपॉन द 3 आवर्स टेम्परामेंट। लेकिन एक सर्टेन लेवल का लेवल तो हासिल हो जाता है। ये जरूर मैं आपको बता सकता हूं कि आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो आप अंडर 500, अंडर 200, अंडर 300, अंडर 100, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज्ञान चाहिए जेईई एडवांस फिजिक्स के लिए उतना तो मैं दूंगा ही। 11 साल से दे रहा हूं, अंडर 100 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उस भरोसे पे आपको मैं बोल पा रहा हूं, ठीक है। तो आप जो है उतना लेके, लेकिन आप उसको लेकर कैसे परसीव कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड है ना बेटा, ठीक है। हम दोनों का कंबाइंड एफर्ट है, केवल मेरे पढ़ाने से अगर आ जाता तो क्या बात होती भाई फिर, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने इनफैक्ट आप लोगों को सब कुछ बता दिया कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए टॉपिक एंड हाउ वी आर गोइंग टू एंड, और मैं आपको कैसे प्रिपेयर करूंगा, आप में क्या कंट्रीब्यूशन होगा। आपका 2 ही रोल होगा, आपका रोल होगा लेक्चर रिवाइज करना, डीपीपी सॉल्व करना, ठीक है, और बाकी कोई बुक लेके जो है लास्ट में आप कोई भी बुक लेके आपको लगे कि नहीं हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि आपको क्वेश्चंस की कमी नहीं पड़ेगी, हम लोग की तरफ से आपको एनफ क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप अगर केवल उतना ही कर लेते हैं तो सेल्फ सफिशिएंट होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो फिजिक्स तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, बट फिजिक्स पढ़ने से पहले मुझे आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा भाई। जैसे होती है ना कि लड़ाई लड़ने जाते हैं बॉर्डर पे, तो पहले वेपन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसे खाली हाथ पहुंच जाएंगे, खड़े हो जाएंगे तो शहीद हो जाएंगे,
ठीक है। तो पहले आपको कुछ वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, और हमारे फिजिक्स में उस वेपन्स का नाम है बेसिक मैथ्स, जो हेडिंग डाली हुई है। तो हम पहले जो है बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे कुछ लेक्चर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये ऐसी चीज होगी कि अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो बाद में फिर आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। हाँ, एससी वर्मा आप अभी ले लीजिएगा, एक दो दिनों में, कोई बहुत इस वीक में आप ले सकते हैं। एससी वर्मा फर्स्ट पार्ट और इरोडोफ, ये दो बुक आप इस वीक में ले लीजिएगा, एक दो दिन में ले लीजिएगा। बाकी बुक्स अभी आप रहने दीजिए, ठीक है। आप खुद ही समझ जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक, हाँ मैंने एक चीज और नहीं बताई आपको, दो कॉपी आपको बतानी है, सच कल भी आप लोग जान चुके हो। एक थ्योरी कॉपी बना लेना और एक आपकी असाइनमेंट कॉपी। असाइनमेंट कॉपी में डीपीपी सीट या कोई बुक, आपने एक बुक, मैं फिर बोल रहा हूं कि डीपीपी सीट के अलावा, और मैंने जो दो बुक सजेस्ट की हैं, इसके अलावा अगर समय बचता है, आप लेना चाहते हो तो कोई एक बुक लेना, कोई एक बुक लेना। या किसी कोचिंग का मटेरियल है तो केवल उसको, उसी को रहने देना, कोई बुक मत लेना फिर, ठीक है। और उसको आपको सॉल्व कर लेना। हालांकि बहुत हो जाएगा, इतना ही बहुत हो जाएगा, आपके पास समय ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे वेपन्स हैं वो है बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स, ठीक है। तो हमें कौन कौन से मैथ्स के किस किस चीजों की अभी जरूरत पड़ने वाली है, जिसके बिना हम आगे हिल नहीं सकते, ठीक है। हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अपना टॉपिक क्या है बेटा आज का? बेसिक मैथ्स, ठीक है। अब सब लोग को मैं एक जरूर सलाह दूंगा कि जब पढ़ाना शुरू करूं तो आप लोग जो है बोर्ड पे जरूर फोकस करिए, और कोई डाउट आता है, ठीक है, तब आप चैट में उस डाउट को पूछ लीजिए, ठीक है। अब कितने पेज की कॉपी ये तो तुम ही बता सकते हो। कॉपी एक ढंग की बनाना, मोटी कॉपी बनाना, लेक्चर कॉपी, क्योंकि कॉपियां काफी भरेंगी। तो एक लेक्चर कॉपी आप ठीक ठाक साइज की बना लेना, है ना, 200-300 पेज की, जिसमें मान लो मैकेनिक्स एक में हो जाए, फिर वेव, थर्मोडायनेमिक्स, तो उस तरीके से आप बना लेना। वैसे ही आप असाइनमेंट कॉपी बना लेना, तो दो कॉपी तुम्हारे पास रहेगी। अब अगर इन दोनों कॉपियों को आपने प्रॉपरली मतलब बनाया, प्रॉपरली फॉलो किया, तो आपको पता है कितना फायदा होगा। उसमें फायदा ये होगा कि जब आप रिवीजन कर रहे होगे, जब आप रिवीजन कर रहे होगे, तो रिवीजन के टाइम में वो उन चीजों को आप फिर से रिकैप कर सकते हो। एक बार लेक्चर रिवाइज करोगे, फिर से वो ताजा हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, वो जरूरी है, स्टार मार्किंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप एक स्टार मार्किंग कॉन्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, जो डीपीपी में तो मुश्किल से ही आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सीट में, या फिर मैं जो क्वेश्चंस यहां करा रहा हूंगा और लेक्चर नोट्स में, ठीक है, तो उसको बहुत स्ट्रगल के साथ, इनफैक्ट लेक्चर नोट का हर क्वेश्चन स्टार मार्किंग होगा। तो आगे के जो क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या बहुत स्ट्रगल करने के बाद सॉल्यूशन देख के आप सीख रहे हो, तो वैसे क्वेश्चन को आप अभी से स्टार मार्क कर देना, जिससे कि जब आप रिवाइज करो तो उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो। जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार में अपने से बन जाएंगे, वो क्वेश्चन हमेशा ही बन जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स का। तो बेसिक मैथ्स में आते हैं, ठीक है। और बेसिक मैथ्स में क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं अभी आपको, जो फिजिक्स को कनेक्ट करता है और जिसके बिना आपको दिक्कत हो सकती है, वो पहला अपना टॉपिक है। जैसे मान लीजिए, अच्छा आप लोग, बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूं, मान लीजिए आप लोग दो चीज तो जानते हो, वेरिएबल, ठीक है, एंड कांस्टेंट। ये तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, किया भी होगा, अभी 10th क्लास में पढ़ के आए हो, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट ये क्या चीजें हैं भाई? कांस्टेंट वो है जिनकी वैल्यू आपकी फिक्स रहती है। वेरिएबल में वी कैन टेक एनी वैल्यू, यही तो आप बोलते हो। अच्छा, वेरिएबल भी देखो दो टाइप के होते हैं, एक अपना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक अपना है डिपेंडेंट वेरिएबल।
और दूसरा अपना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दूसरा अपना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा अपना क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट दोनों है वेरिएबल, दोनों टेक एनी वैल्यूज। ठीक है, अब इस डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन है, तो जो इस रिलेशन को कनेक्ट करता है दोनों को, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को जो बताता है मैथ्स की भाषा में, उसका नाम होता है फंक्शन। देखिए, हमारा ये टॉपिक नहीं है, मैं आपको वो उतनी ही चीजें बताऊंगा बहुत लेमैन तरीके से। मैथ्स के सर लोग बहुत अच्छे से आपको ये सब बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे। मैं एक लेमैन तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे अपना पर्पस सॉल्व हो जाए। तो मैंने आपको कहा कि वेरिएबल दो हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों में एक रिलेशन बिल्डअप होगा। ठीक है, एक रिलेशन बिल्डअप होगा और जो इस रिलेशन को बिल्डअप करता है उसी को कहते हैं फंक्शन। उसी को क्या कहते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन जो है क्या है, एक बहुत आम भाषा में अगर पूछा जाए व्हाट इज फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, इट टेल्स द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो एक रिलेशन सेटअप करे, रिलेशन को बताए कि ये कैसे जो है मतलब रिलेटेड हैं, उसी को हम कहते हैं फंक्शन। उसको आप लिखते कैसे हो, उसको लिखते हो देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हो। ऐसा लिखा हुआ तुम्हें कहीं दिखेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखता हुआ आप देख पा रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, इसमें जो है, ध्यान से सुनिएगा, आप इसको पढ़ोगे क्या, पहले पढ़ना सीखो। इसको पढ़ोगे y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे, y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर y जो है इज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आप क्या बोल सकते हो कि जैसे जैसे हमारे पास x की वैल्यू पड़ेगी वैसे वैसे हमारा क्या होगा, y की वैल्यू आएगी। जैसे जैसे आप x की वैल्यू डालोगे वैसे वैसे हमें y की डिफरेंट वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इट टेल्स द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर हम लिखते हैं तो इसमें कौन डिपेंडेंट हुआ कौन इंडिपेंडेंट हुआ वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिख दिया, तो इस वाले में आप बोलते हो कि y किसका फंक्शन है, x का, मतलब y किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है, तो ये अपना हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो है अपना, ये वेरिएबल जो है वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, मैं फंक्शन के बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, कि ये दोनों 1 to 1 होंगे कि क्या होगा, ये सब आप मैथ्स में पढ़ेंगे। मैंने कहा कि मैं आपको एक लेमैन तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, उतना ही बता रहा हूं जितना हमें जरूरत है, बाकी आप मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपने क्या सीखा कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा है तो हम क्या पढ़ेंगे कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो आप बोलते हो y, अच्छा ये f ऑफ x एक जनरल टर्म है, ये f ऑफ x कुछ भी हो सकता है, f ऑफ x जो है आपका कुछ भी हो सकता है, किसी भी रिलेशन का हो सकता है। जैसे मैं बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2x, ठीक है, y इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू e की पावर x,
ठीक है, y इज इक्वल टू ln x, तो आपको क्या दिखता है? ठीक है, f मीन्स फंक्शन, बोलने का नाम है, f जो है बेसिकली लिखने का तरीका है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये लैंग्वेज में जो लिखा गया था ना, ये जो y इज ए फंक्शन ऑफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको हम सिंबॉलिकली लिख पा रहे हैं। तो इसी को आप सिंबॉलिकली लिखते हो, y इक्वल टू f किसका फंक्शन है? x का, तो ऐसे लिख देते हैं। तो ये सिंबॉलिकली लिखा जाता है, बस इसका यही मीनिंग है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि ये कैसा फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो तुम लोग क्लास 10 में पढ़े हो, बताओ ध्यान से। ये पोलिनोमियल फंक्शन में इसकी डिग्री 2 है, तो ये कैसा फंक्शन बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक, है ना। तो ये बोला जाएगा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है भाई, ये क्वाड्रेटिक है। ये कैसा फंक्शन है? ये लीनियर फंक्शन है। तो सबके नाम है, ये लीनियर फंक्शन है। ये क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक। ये कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये है एक्सपोनेंशियल, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आपने क्या देखा कि अब यहां पर y ऐसे रिलेटेड है, यहां पर y इस तरीके से रिलेटेड है, यहां पर y ऐसे रिलेटेड है, यहां पर y ऐसे रिलेटेड है। तो हर एक चीज के लिए आप देख रहे हैं कि हमारा जो y है, x की वही वैल्यू, मान लो मैं x की एक वैल्यू चूज करूं और इन सब में डालूं, तो सभी फंक्शन में y की वैल्यू अलग अलग आएगी। बताओ, सभी में जब y की वैल्यू अलग अलग आएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि x की सेम वैल्यू के लिए y की वैल्यू अलग क्यों आ रही है? क्योंकि y x के साथ अलग अलग ढंग से रिलेट है। ये x स्क्वायर से है, ये 2x से है, ये sin x से है, ये e की पावर x से है। इसको आप बोलते हैं लॉग फंक्शन। तो आपने क्या देखा कि ये सभी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में अलग अलग नेचर से जो है क्या होंगे? ये लॉग फंक्शन है। ठीक है, ln का मतलब होता है, ये सब आगे आप पढ़ेंगे, लॉग बेस ई, लॉग बेस ई, जैसे लॉग बेस 10 होता है उसी तरह लॉग बेस ही होता है। आप लॉग भी पढ़ेंगे। तो यही सब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा मुझे फंडामेंटल्स में बताता जाऊंगा, जिससे हम काइनेमेटिक्स में इंटर कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, फंक्शन के बारे में थोड़ा सा मैंने एक बहुत रॉ आइडिया दिया कि फंक्शन क्या है। अभी आप इतना जान लीजिए कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशन को बताता है और वो किस नेचर के हैं वो बताता है। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू होती है वो डोमेन होता है, वाई की वैल्यू को रेंज कहते हैं, उस सब पे हम नहीं आते हैं, वो आगे आप मैथ्स में सीखेंगे। तो ये है फंक्शन। तो अभी आज मैं एक बेसिक फंक्शन ले रहा हूं, लीनियर फंक्शन। इसी में हम बात करते हैं, मान लीजिए पहले लीनियर फंक्शन की। लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? लीनियर फंक्शन कैसा होगा? ए एक्स प्लस बी ऐसा लिख सकते हो, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जिसमें कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो है, उसमें क्या दिख रहा है आपको कि y किसका फंक्शन है? x का। x का पावर क्या है? 1 है। तो ये कैसा फंक्शन बोला जाएगा? लीनियर, जो आप पढ़ के आ चुके हो, अभी 10th क्लास में पढ़े हो। तो लीनियर फंक्शन है। अब तुम लोग बताओगे कि इस लीनियर फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ किसके किसके बीच बनता है? एक एक्सिस पे y होता है जो कि आप बोलते हो डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरे पे x होता है जो बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो ट्रेसिंग है, उसमें अगर फंक्शन लीनियर है तो कोई चैट करके बताएगा कि इसका ग्राफ कैसा आप लोगों ने सीखा है? जल्दी से बताइएगा। y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए, अभी समझ में आने वाली बात तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने बस एक ही चीज बताया कि दो वेरिएबल होते हैं और दोनों वेरिएबल में एक रिलेशन बिल्डअप होता है। तो जो रिलेशन बिल्डअप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फंक्शन। फंक्शन हमें बताता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में कैसा रिलेशन है। उसको हम लिखते कैसे हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से।
फिर मैंने एक लीनियर फंक्शन लिया है। लीनियर फंक्शन आप लोग 10th क्लास में खूब बनाए हो ग्राफ पेपर पे, है ना, कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू फिर स्केल से ज्वाइन करते थे, याद करो, तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता था। ठीक है, ठीक है। तो अब आप जो है ये है स्ट्रेट लाइन, तो इसका y इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये लीनियर फंक्शन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसका जो ग्राफ होता है वो इस फॉर्म का होता है, ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, इसी को आप बोलते हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें कि मुझे ये बता दो कि y क्या है, आपको पता है y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ व्हाट अबाउट दिस टू टर्म m एंड c, m और c की बात करो, ये m है और ये c है, तो m को जो है आप बोलते हो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। देखिए आप बोलोगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, बिल्कुल c इंटरसेप्ट है, बहुत बढ़िया भाई क्रिश तुम 11th के हो कि 12th के हो, तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 12th वाले बच्चे अपना समय जाया ना करें, बहुत बेसिक चीजें हो रही हैं, तो आई थिंक उनको यहां रहने की जरूरत नहीं है। तो m जो है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन और c जो है इंटरसेप्ट है। अब इन दोनों को हम डिफाइन करते हैं। मेरा कोई ना कोई पर्पस है, बहुत बड़ा पर्पस है, जो मैं मैथ से यहां पढ़ा रहा हूं, अभी तुरंत समझ में आने वाला है 10 मिनट में, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन और c है अपना क्या, इंटरसेप्ट। स्लोप को आप कैसे डिफाइन करते हो, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये सब आप मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हो सकता है कि मैं आपको बहुत ही रॉ, बहुत बेसिक चीजों को केवल बताऊं जिससे अपना पर्पस सॉल्व हो, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है, आप बोल सकते हो इट इज tan of the angle made by straight line with respect to positive x-axis in anti-clockwise direction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतनी बात जानना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है, देखो मान लीजिए आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन आपने बनाया, मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है और आपने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ध्यान से सुनिएगा। अब इस स्ट्रेट लाइन में ये डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, ठीक, आपने ये बना दिया। देखिए भाई मैं टर्म हिंदी में नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं मैं लैंग्वेज जो है हिंदी में रख रहा हूं इसीलिए, बट जो ये स्लोप क्या होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं तो ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर आपके पास y और x है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसने जो एंगल बनाया है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। हाँ बहुत बच्चों ने अच्छा हिंदी मीडियम से हैं, अगर आप कंचन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अब आपके लिए सब नया है तो आप इंग्लिश में टर्मोलॉजी बस आपको चेंज करना है, कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से आता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप इंग्लिश में धीरे धीरे सीखिए, ठीक है। और मैं ये बोलूंगा कि आप मीडियम भी अपना इंग्लिश करा लीजिए, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो वहां पढ़ाई इंग्लिश में ही होगी, ठीक है। हाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल। तो यहां पर आपके पास डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट दे दूंगा, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी बता दूंगा, इतना ही पढ़ना है हमें। तो यहां पर ये थीटा है, ठीक है। और इसी का जब आप tan लो लोगे तो स्लोप जो m होगा, m आप लिखते हो tan ऑफ दिस थीटा, बट रिमेंबर वन थिंग, यहां दो थीटा है, ठीक है, लेकिन आपको कौन सा थीटा लेना है, ठीक है। नहीं भाई डिपेंड, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, आपने सही देखी, इस तरीके से पढ़ाई करिए। एक बच्चे ने बहुत बढ़िया चीज जो है प्रिडिक्ट की है, उसने बोला कि सर ये बताइए कि अगर ये ऐसा लिखा हो x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मैं यही चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही सोचिए,
x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एक बच्चे ने लिखा है, क्या नाम है उनका, वर्धन, ठीक है, जयवर्धन, बहुत बढ़िया भाई। आप अगर x इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिखा है तो सर इसमें कौन डिपेंडेंट होगा, कौन इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो चैप्टर का नाम कुछ नहीं है भाई, लिखा हुआ है बेसिक मैथ फिजिक्स, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई का क्या मतलब है कि x जो है किसका फंक्शन है, x किसका फंक्शन है, y का, मतलब y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम पुट करेंगे तो उसके आधार पे हमें x मिलेगा। x जो है पूरी तरह किस पे डिपेंडेंट है, y की वैल्यू पे। तो यहां पर y जो हो जाएगा अपना इंडिपेंडेंट, ठीक है, और x हो जाएगा डिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज है। चलिए, तो खैर हम इस पे आ रहे थे। तो टैन थीटा की अगर हम बात करें तो m इक्वल टू टैन थीटा, ये स्लोप है जिसमें एंगल तुम्हें ध्यान रखना है कि ये एंगल कौन सा, टैन किस एंगल का लेना है, ये भी तो एक एंगल है, देखो जरा, ये अल्फा भी, इसको हम फाई ले लें या अल्फा ले लें तो ये भी तो है। तो स्लोप में हम कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। कहां से होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। बिल्कुल आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है, जनवरी तक आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, डोंट वरी। आपको अभी ऐप पे जो है इसका पूरा प्लानर मिल जाएगा, कोर्स प्लानर आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। तो यहां पर आपके पास टैन थीटा ये लेना है। तो आप लोग समझ गए कि इसमें हमेशा जो है हम किस थीटा का टैन लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले थीटा का। तो ये स्लोप हो गया। अब आप एक चीज देखो कि इंटरसेप्ट, ठीक है, देखिए मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप, मैं फिर बता रहा हूं, ये मैं बहुत रॉ डिफिनेशन दे रहा हूं, इसमें हो सकता है कि कुछ फ्लॉ भी आपको मिल जाए जब बहुत बड़े लेवल पे पढ़ोगे, ठीक है। तो क्योंकि और भी अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है जो मैथ्स में आपको कराया जाएगा। ये इंटरसेप्ट है जो वाई एक्सिस पे ये स्ट्रेट लाइन जो जितना लेंथ कट करती है उसी को हम क्या कहते हैं, सी, इंटरसेप्ट। तो लेंथ, जो भी लेंथ जो है वाई एक्सिस पे जो भी स्ट्रेट लाइन कट करेगी, जितनी लेंथ है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, आपका इंटरसेप्ट, इसी को हम क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट। यही अपना इंटरसेप्ट है। तो दो बात अगर आप जानते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अच्छा, WRT का मतलब जो है विथ रिस्पेक्ट टू है, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है भाई। तो WRT किसी ने पूछा था तो मैं बता दूं, विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू। तो आपने दो बातें देखा, एक इंटरसेप्ट देखा और एक स्लोप देखा। स्लोप में हम कौन सा एंगल लेंगे, हाँ यहां पर स्लोप इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। चलिए, तो अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि कोई लाइन ट्रेस करो, तो आप लाइन कैसे ट्रेस करेंगे, जैसे देखिए y, वहां तो आप ग्राफ पेपर पे x बनाते थे, y बनाते थे और वहां से आप करते थे। यहां पे मान लीजिए मैं बोलूं y इक्वल टू 3x + 2, एक लाइन दिया मैंने, ये लाइन दिया, इसको हमें ट्रेस करना है, y इक्वल टू 3x + 2। इंटरसेप्ट फिर से बता दे रहा हूं, इस एग्जांपल से समझ जाएंगे आप। देखिए, आप बोलते हैं कि इसको हमें ट्रेस करना है, तो आप कैसे ट्रेस करोगे, सबसे पहले क्या करो, स्लोप को चेक करो। पहले लाइन बना लो, मान लो ये y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है। ये y एक्सिस है मान लीजिए और ये अपना x एक्सिस है, ठीक है। अब देखो कैसे बनाओगे, आपको ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, ठीक है, आपको ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, आप सीधे सीधे एक रफ डायग्राम बना रहे हो, रफ, ठीक है। तो y इक्वल टू 3x + 2 है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, पहले क्या करो, पुट x इक्वल टू 0, आप x इक्वल टू 0 पुट करो तो y की क्या वैल्यू मिलेगी, 2, ठीक है। x को 0 पुट करो तो y की क्या वैल्यू मिलेगी, 2। तो अब आप क्या कर सकते हो कि ये जो 2 होगा, आप इसको इससे भी फॉर्म जो है y इक्वल टू mx + c से आप कंपेयर कर सकते हैं।
तो c की वैल्यू क्या आएगी 2 और m की वैल्यू क्या आएगी 3। तो आपने क्या देखा कि इंटरसेप्ट आपका 2 है। तो दो तरीका है, आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से देख लो, या फिर आप क्या कर लो डायरेक्ट x इक्वल टू 0 पुट करो तो y इक्वल टू 2 आएगा। ध्यान से सुनो, बहुत बच्चे चैट में लगे हुए हैं, उनको दिक्कत होगी भाई, पहले बोर्ड पे देखिए आप। तो x इक्वल टू 0 और ये है y इक्वल टू 2। तो जब आप x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो, इतना तो सभी को बेसिक पता है कि y है ये x है, x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, तो यहां पे कहीं पे होगा 0,2। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जब x की वैल्यू 0 होगा तो y की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। और जब अगर आप x को y को 0 करते हो, मतलब आप कर क्या रहे हो, जब भी आपको y एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, x को 0 कर दोगे। जब भी आपको x एक्सिस पे लेंथ निकालना है तो y को 0 कर दोगे। तो यहां पे जैसे y को 0 करोगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, देखो यहां से -2/3, ठीक है। बहुत बेसिक बात है, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2/3। इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो लाइन है ये यहां पे कहीं पर होगा -2/3,0, ठीक। अब आपको पता है कि ये दोनों इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जब ये दोनों इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट उस लाइन पे सेटिस्फाई करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, ये लाइन जो है इसी से पास होगी, है ना, इन्हीं दो पॉइंट से, तो इन्हीं दो पॉइंट से पास होगी, तो आप ऐसे पास करा सकते हो। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन की, इसका जो है स्ट्रेट लाइन का फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से आप ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2। लेकिन अब आप ये देखो कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, या तो ये वैल्यूज ना रख के भी डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, उसको सोचो। m यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, तो आप ये सोच सकते थे। दूसरा वे क्या है सोचने का, वो देखिए। इसी को आप दूसरे वे से कैसे सोचते, आप देख लेते कि इंटरसेप्ट कितना है 2, ठीक है। तो इंटरसेप्ट 2 है, मतलब y एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। तो y एक्सिस पे अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, मतलब लाइन हमारी यहां से पास होगी 0,2 से। अब यहां से पास होने वाली दो लाइन हो सकती है, एक ये वाली है ना, और एक ये वाली, यही तो हो सकती है। और स्लोप कैसा है तुम्हारा, देखो +3 है, स्लोप यहां पर हमारा पॉजिटिव है। और आप लोग को इतना तो पता होगा कि जब tan जो है 0 से 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, tan जो है, जब tan जो है, क्या लिख रहे हैं, y x इक्वल टू 2 पे y 8 होगा, क्या लिख रहे हो भाई, x इक्वल टू 2 पे मैं कहां निकाल रहा हूं, मैं x इक्वल टू 0 पे y निकाल रहा हूं और y इक्वल टू 0 पे x निकाल रहा हूं, ठीक है। तो अब हम देखिए m ग्रेटर देन अगर 0 है, m हमारा अगर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो कैसे, tan थीटा जो है, थीटा अगर लाई करेगा 0 से 90 डिग्री में, तो tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। इतना तो आप लोग जानते होंगे 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में, tan थीटा जो है अपना पॉजिटिव होता है। तो कभी भी थीटा एक्यूट एंगल बनाए, ठीक है, जब थीटा जो है एक्यूट एंगल बनाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा। थीटा जब ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ये सब आप लोगों को tan थीटा की वैल्यू तो पता ही होगी, ठीक है। जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो अपना स्लोप जो है नेगेटिव होगा, और यहां पे यही स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप जो है, जब थीटा जो है एक्यूट होगा तो हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा, थीटा जब अपना ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। चलिए, तो अब 0,2 से दो लाइन पास हो सकती थी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो अब आप कौन सी चूज करोगे, आप लोग बताओ। आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक लाइन ऐसे पास हो सकती है, एक लाइन ऐसे भी पास हो सकती थी, इधर वाली, लो मैं बना दे रहा हूं, ये वाली भी पास हो सकती थी, ठीक है। बट ये वाली लाइन आप लोग समझ गए, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा। ये देखो, ये जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और इसका क्या बनेगा, एक्यूट एंगल। तो हम कौन सा लेके चलेंगे, एक्यूट वाला, क्योंकि हमारा स्लोप यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। तो स्लोप जो है यहां पे देखो, ये स्लोप हमारा पॉजिटिव है। जबकि अगर तुम ये लाइन बनाते, देखो इधर, अगर ये लाइन बनाते तो ये थीटा आता कि नहीं आता, जो कि ऑब्ट्यूज है।
तो यहां पे स्लोप क्या होता, नेगेटिव होता। तो स्लोप नेगेटिव होता तो हम ये लाइन, हमें स्लोप कैसा चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि अपना स्लोप वाई एम इक्वल टू कितना है यहां पर 3 है, जो कि पॉजिटिव है। समझ गए? तो हम ये वाली लाइन लेंगे। अब इंटरसेप्ट चाहिए कि भाई एक्स एक्सिस पे वो कहां पे कट करेगा, तो एक्स एक्सिस पे कहां पे कट करेगा, उसके लिए वाई को क्या पुट करोगे, 0। तो कितना आएगा, -2/3, 0। तो आप इस तरीके से भी देख सकते थे, स्लोप से डिसाइड कर सकते थे कि आपका जो है लाइन जो है किधर जाएगी। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा रफ आइडिया हुआ कि कैसे हम स्ट्रेट लाइन को बनाएंगे। ठीक है, तो दो ही चीज तुम्हें करनी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इंटरसेप्ट देख लेना। उस इंटरसेप्ट से दो लाइन पास होगी, एक ऐसे पास होगी, एक ऐसे पास होगी। उसमें फिर देख लेना कि किस लाइन का मतलब स्लोप कैसा है। अगर एक्यूट स्लोप है, मतलब थीटा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली स्लोप वाली लाइन बनाना। अगर थीटा नेगेटिव होगा, मतलब स्लोप नेगेटिव होगा, तो हम ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन बनाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखें इसी में, ये आप लोग थोड़ा ड्रॉ करिए और मुझे बताइएगा। y इज इक्वल टू -4x -2। ठीक है, स्लोप मैंने ये बताया है, स्लोप ये बताया है भाई, देख लीजिए, स्लोप बहुत बेसिक चीज ये बताया कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, देख लीजिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन जो एंगल बनाएगी उसका आप tan ले लीजिए, लेकिन वो कौन सा एंगल होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यही है, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करिए और इसका जो एंगल आप लेंगे तो वही अपना क्या हो जाएगा, स्लोप, tan थीटा। ठीक है, अगर ये tan थीटा 0 से 90 के बीच में है तो ये स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर 0 से 90 के बीच में नहीं है, ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा है, तो स्लोप आपका नेगेटिव। बहुत बढ़िया भाई, m इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू -2। बहुत बढ़िया। क्या नाम है भाई, आयुष। ठीक है सर, डिफिनेशन में x एक्सिस लिखा है, लेकिन x डैश तो नहीं की है। ठीक है, आपका डाउट कमेंट नहीं क्लियर हुआ मुझे। चलिए, ये बहुत बच्चों ने आई थिंक बना लिया होगा इसको, फॉर्म को। अगर थीटा 90 हुआ, बहुत बढ़िया, अगर थीटा 90 हुआ, बहुत अच्छा। तो थीटा 90 हुआ तो आप क्या हो जाएगा, चलिए आपने पूछा है, इसी तरह सोचिए आप लोग धीरे धीरे। थीटा 90 हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ये रहा 90 थीटा, थीटा 90 हो गया, ये लो। तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी, बोलो। और x इक्वल टू यहाँ कुछ वैल्यू होगा, मान लो कुछ भी वैल्यू होगा, a मान लेते हैं, तो x कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा, y की वैल्यू चेंज होगी। तो ये लाइन क्या बोली जाएगी, x इक्वल टू a। तो यहां पे आप x इक्वल टू a लाइन बना देंगे, यहां पे थीटा 90 होगा, तो दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल टू y एक्सिस, इनफाइनाइट हो जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। tan 90 जो है इनफाइनाइट को चला जाता है, स्लोप इसका इनफाइनाइट होगा, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो कि सर इसमें थीटा 0 हो जाए तो क्या होगा। तो थीटा 0 होगा तो क्या होगा, तुम बताओ। कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो कैसे बनाओगे, थीटा 0 कैसा होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो जाएगा। देखो दिस इज द लाइन। अब यहां पे y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यहां पे y इक्वल टू मान लो b है, तो y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा, x चेंज होता रहेगा। और tan थीटा क्या होगा, दो पैरेलल लाइन होगी ना, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू x एक्सिस। तो दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, क्लियर है। तो अब इस लाइन की मुझे लगता है सभी बच्चों ने ट्रेस कर लिया होगा। क्या ट्रेस किया, देखो आपने यही ट्रेस किया। पहले क्या किया, इसको कंपेयर किया, mx
प्लस सी से, तो एक बच्चे ने तुरंत लिख दिया था m की वैल्यू कितनी है, -4 है। इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, ये m हो जाएगा, ये पूरा c हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी है, -2। इसको देखकर तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक बात याद आई कि भाई इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव है, इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव है। तो जब इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव है तो क्या करने वाले हैं, यहां पर आप c इक्वल टू -2 है, तो मतलब कहीं यहां पर होगा इंटरसेप्ट नेगेटिव, 0, -2 यहीं पर होगा। फिर सुनो, अब ये जो लाइन है वो यहां से दो लाइन पास हो सकती है। एक लाइन ऐसे जा सकती है, एक लाइन आपकी ऐसे जा सकती है, दूसरी लाइन आपकी ऐसे जा सकती है। बताओ जा सकती है कि नहीं? अब तुम लोग कौन सा लाइन चूज करोगे, ये कैसे डिसाइड करोगे? ये स्लोप से डिसाइड कर लोगे। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब इस लाइन का जो एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, वो क्या होगा बताओ, ऑब्ट्यूज होगा कि एक्यूट होगा? बहुत बढ़िया, ऑब्ट्यूज होगा, बिल्कुल, क्योंकि स्लोप आपका नेगेटिव है। मैंने बताया है कि 90 के इधर जाओगे सेकेंड क्वाड्रेंट में तो टैन आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप कौन सी लाइन चूज करने वाले हो? यहां पे जो एंगल आ रहा है देखो वो क्या है, <90 है। यहां पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो ये हम नहीं लेंगे। यहां पर देखो ये स्लोप आपका क्या आ रहा है, m यहां पर नेगेटिव आ रहा है, थीटा <90 है, तो यही लाइन होगी। तो हम लाइन ट्रेस करने वाले हैं। तो इस लाइन के लिए आप ये लिख सकते हो, ये लाइन बन जाएगी आपकी जो यहां से पास होगी। तो इस तरीके से एक रफली आप लाइन, स्ट्रेट लाइन स्केच कर पा रहे हो। यह अब हटा दे रहा हूं मैं। तो थोड़ा बहुत तुम लोग को आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम एक स्ट्रेट लाइन रफली जो है खींच सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना। अब बोलोगे कि सर ये वैल्यू कितनी होगी, ये भी आप पूछ सकते थे कि सर ये x पे वैल्यू कितनी होगी। तो क्या सिखाया है, अगर x के इंटरसेप्ट को अगर आपको निकालना है तो y को क्या करोगे, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए y को 0 करो। तो x को जब आप y को 0 करोगे, पुट y इक्वल टू 0, इसमें y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो y 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/4, दैट इज 1/2। तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ रहा है, सॉरी -1/2 ना, ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो -1/2। तो आपके पास आएगा -1/2, 0। तो तुम्हें ये पता लग गया कि ये लेंथ जो है 1/2 की है, और ये तुम्हें पता लग गया कि ये लेंथ कितनी की है, 2 की है, और ये लेंथ कितनी है, 1/2। तो इस तरीके से रफली आप एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर फंक्शन आप ट्रेस करना सीख गए, ठीक है। अब मैंने आपको ये बात क्यों सिखाई है, अगर जिन बच्चों ने ये बात समझ ली, अब उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स में एक काइनेमेटिक्स इक्वेशन नाम की चीज होती थी जो तुम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है। क्या होता है काइनेमेटिक्स इक्वेशन, जरा देखें कितने लोग बताते हैं, चैट करिए जरा। वी हैव 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन होती है काइनेमेटिक्स इक्वेशन?
हेलो, अब आवाज आ रही है बेटा? देखिए सेल डाउन हो गया था, चेंज किया है। आ रही है आवाज? ओके। वॉइस आ रही है कि नहीं, एक बार यस लिख दीजिए प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है भाई सबको? ओके ओके। काइनेमेटिक्स भी शुरू होगा बेटा, थोड़ा सब्र करो, ठीक है? 2 लेक्चर सब्र करो। काइनेमेटिक्स शुरू करूंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो कैसे पढ़ोगे काइनेमेटिक्स? सब पढ़ाई का ही है, ठीक है? पेशेंस बहुत जरूरी है यार, ठीक है? वो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं जो बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं। मैंने देखा हुआ है कि वो बच्चे बहुत ज्यादा जो बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, वो मतलब सेलेक्ट शायद नहीं होते, या होते भी हैं तो रैंक अच्छी नहीं आती, ठीक है? तो आप उतना ही सोचिए जितना, अब आपने देखिए कुछ, आप अपने आप को जो है अभी बहुत कन्फाइंड रखिए, ठीक है? पढ़िए, बस अभी पढ़िए, कुछ दिन पढ़िए, फिर सोचिएगा। तो वेलोसिटी एट टी है, ये बात आप जानते हो। यू है अपनी इनिशियल वेलोसिटी, जिससे जो है इतना, ये सब 9th की बातें हैं, लेकिन हम फिर पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। ए क्या है अपना? एक्सेलरेशन, ये भी आप जानते हो। अच्छा, मुझे ये बता दो बस, कोई बच्चा ये बताएगा कि एक्सेलरेशन जो है यहां पर इसकी लिमिटेशन क्या है? कुछ एक लिमिटेशन है क्या? हर जगह हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे आंख बंद करके? कहीं भी लगा दो v = u + at, या कुछ इसके लिमिटेशन है? बस ऐसी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, काइनेमेटिक्स में सब पढ़ाया जाएगा, बस एज ए इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूं। कोई बताएगा कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला? ठीक है बेटा, ये बार बार चैट करना बंद कर दो। एनसीईआरटी कब पढ़ाएंगे, ये कब पढ़ाएंगे, वो मैंने आपको 15-20 मिनट अपना खराब किया आपको बताने के लिए, ठीक है? तो फालतू चीजें चैट मत करिए। यस, एक्सेलरेशन, बाकी बच्चे आपके साथ देखिए पढ़ रहे हैं और वो चीजों को बता रहे हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी आप इसे अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां कौन सी 2 चीज कांस्टेंट है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन कौन है जो मैं आज पढ़ाया हूं उससे लिंक कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, चैट करना बंद करिए, सुनिए। मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें बताया था कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आप मुझे बताओगे कि यहां पर कौन कौन से लोग वेरिएबल की तरह हैं और कौन कौन से लोग कांस्टेंट हैं? ए तो कांस्टेंट है क्योंकि उसके बिना हम ये क्वेश्चन सॉल्व, मतलब इस इक्वेशन को लगा ही नहीं सकते कहीं। और जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल चल रहा है, 2 मीटर से चलना शुरू किया, 5 मीटर से चलना शुरू किया, तो वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहां 2 लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्या? यू और ए, यू एंड ए, ये क्या है हमारे इक्वेशन में? ये हमेशा कांस्टेंट होंगे। तो वेरिएबल कौन कौन से हैं? वी एंड टी, ये हमारे वेरिएबल हैं। तो जब ये वेरिएबल हैं, ध्यान से आप सुनते जाओ और कनेक्ट करते जाओ, आपको अच्छा लगने लगेगा। v एंड t आपको जो है वेरिएबल है, तो मुझे ये बताओ कि v और t जब वेरिएबल की तरीके से हैं तो कौन इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? बताओ जल्दी से, कौन इसमें डिपेंडेंट? बहुत बढ़िया भाई, v डिपेंडेंट वेरिएबल है, बहुत बढ़िया गौरी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। v डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि हम वेलोसिटी चाहते हैं पार्टिकल का टाइम के साथ। तो जैसे जैसे हम टाइम को देंगे, भाई 3 सेकेंड पे बताओ, 4 सेकेंड पे बताओ, तो यहां 3, 4, 5, 8 जो भी टाइम हम पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें v मिलता जाएगा। तो v इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, बहुत बच्चों ने सही आंसर देना शुरू किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ मैथ्स की भाषा में इसको हम लिख कैसे सकते हैं? मैथ्स की भाषा में इसको कैसे लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू, v इज ए फंक्शन ऑफ t, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? जो आज तुमने पढ़ा इसको मैथ्स की भाषा में लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू एफ ऑफ t, जल्दी बोलो, v इक्वल टू एफ ऑफ t लिख सकते हैं कि नहीं? और जब v इक्वल टू एफ ऑफ t लिख सकते हैं मतलब v किसका फंक्शन है? t का। ठीक है, और कैसा फंक्शन है? इस फंक्शन को देखकर आप बता सकते हो कि v t पे कैसे डिपेंडेंट है। बताओ जल्दी, v t पे कैसे डिपेंडेंट है? कैसा फंक्शन है? इस फंक्शन का क्या नाम दोगे?
इस फंक्शन का नाम दोगे v इक्वल टू यू प्लस ए, वेरिएबल का पावर 1 है यहां पे देखो, तो वेरिएबल का पावर 1 है, मतलब ये कैसा फंक्शन अभी आपने सीखा, जल्दी बोलो, ये कैसा फंक्शन, लीनियर, कुमकुम बहुत बढ़िया, तो ये लीनियर फंक्शन है। तो आपने ये सब चीजें देखी, अब आपको कुछ रटना थोड़े है यार, ठीक है, अब आपको जो पढ़ाया जा रहा है पहले तमीज से पढ़िए तो आपको मजा आने लगेगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी में आपने तुरंत बोल दिया कि भाई t हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट पावर। तो इससे आपको यह समझ में आया कि ये फंक्शन लीनियर फंक्शन है। और अगर आपके पास 4 ऑप्शन आ जाए, चाहे आपके स्कूल के एग्जाम में, जेई मेंस में सवाल आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ, तो ग्राफ आपको बताना है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ किसके किसके बीच में बनता है, वीटी ग्राफ, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ग्राफ आप बनाओ। तो अब क्या आपको रटने की जरूरत है, इसको दिखकर आप समझ सकते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे बनाना है, और या 4 ऑप्शन टिक करने में आपको कोई दिक्कत होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप सीधे सीधे बोल सकते हैं ये है v, ये अपना है क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये है t इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें आपको ग्राफ बनाना है, लीनियर ग्राफ होगा। क्या इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं बेटा, सब लोग बताओ जल्दी से, कैसे कंपेयर करोगे, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ऐसे कर सकते हो। x के जगह पर ये यहां पर t का रोल प्ले कर रहा है, m के जगह पे कौन है देखो a है, और इंटरसेप्ट के जगह पे कौन रोल प्ले कर रहा है, c। डिपेंडेंट वेरिएबल के जगह पे t है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जगह पे अपना कौन है, v है। तो आपने तुरंत बता दिया कि सर इसका ग्राफ तो हम बना लेंगे। अगर मैं बोलूं आपको कि सर इसका नेचर दो, तो a को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं और u भी पॉजिटिव है ना, ये वैल्यू लेंगे 2, 3, -2, -5, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना u और a की। तो मैंने आपको दे दिया, आपको दिया मैंने कि बेटा ये जो है a पॉजिटिव लो और u पॉजिटिव, मतलब a की सारी पॉजिटिव वैल्यू लोगे, और यहां u की कौन सी वैल्यू लोगे, सारी पॉजिटिव वैल्यू। तो चलो आप लोग मुझे बताओ इसका ग्राफ ट्रेस करके, पहले ट्राई करो, अपनी रफ कॉपी में लेके बैठे होगे, जल्दी से ट्राई करो, फिर आंसर मैच करना। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से। हाँ, लेकिन एक बात का तुम्हें हिंट भी दे रहा हूं। हिंट ये है, ध्यान से सुनो, हिंट ये है कि हम लोग अब यहां मैथ्स का ग्राफ नहीं बना रहे हैं। फिर से सुनो, मेरी एक एक बातों को क्लास में आदत डालो ध्यान से सुनने की, ठीक है। जब जरूरत पड़े तब चैट करो, जब मैं आपसे पूछूं कि बेटा आंसर बताओ तब आप चैट करो, और फालतू चैटबाजी बिल्कुल बंद करो। तो यहां पे अब आपके पास क्या हो जाएगा कि आप डाउट के लिए चैट करो और आंसर देने के लिए, 2 चीजों के लिए चैट करो बस। तो अब आप ये ट्राई मारो कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, और इसका ग्राफ बनाने समय ये ध्यान रखना कि ये मैथ्स का ग्राफ नहीं है, दिस इज नॉट ए नंबर लाइन, दिस इज टाइम, ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि t इक्वल टू -2 से पार्टिकल चलना शुरू किया था, फिर बहुत बड़ी बात बोल रहे होगे आप, टाइम लैग की बात कर रहे होगे, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे होगे, ठीक है। हम यहां न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि टाइम हमारा जब भी होगा वो क्या होगा, 0 सेकेंड से शुरू होके बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो उसको ध्यान में रखते हुए तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है, मतलब आप फिजिक्स का ग्राफ बना रहे हो, मैथ्स का नहीं, यही अंतर है। चलो तो कैसे बनाएं, देखो स्लोप जो है, स्लोप के जगह पे a है, m इक्वल टू यहां पर a है और वो अपना पॉजिटिव है, ठीक बात है। नाउ व्हाट अबाउट द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हमारा u है, इनिशियल वेलोसिटी, ये भी पॉजिटिव है। तो इंटरसेप्ट कहीं यहां पर होगा यार, 0, u पे, है ना, 0, u यहां पर इंटरसेप्ट होगा। बोलो, अब इस इंटरसेप्ट से 2 लाइनें बन सकती थी जो तुम लोगों को सिखाया था, कि एक तो ऐसे बन सकती है और एक ऐसे बन सकती है। तुम इसमें कौन सी लाइन चूज करोगे, तुम इसमें कौन सी लाइन चूज करोगे, वो कैसे डिसाइड करोगे, इसको देखकर डिसाइड करोगे, स्लोप को देखकर।
स्लोप हमारा पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है तो कौन से लाइन का जो लाइन है वो टाइम एक्सिस से कौन सा एंगल पॉजिटिव लेगा? ये एंगल आपका, इस लाइन को अगर आप लेते हो तो ये एंगल आपका पॉजिटिव होगा कि नहीं बताओ? ये जो लाइन अगर लेते हो तो ये एक पॉजिटिव एंगल स्लोप बनाएगा और ये जो है अपना नेगेटिव बनाएगा। ये जो लाइन ले रहे हो तो ये पॉजिटिव बनाएगा और ये अपना क्या होगा? नेगेटिव। तो आप कौन सी लाइन पकड़ोगे ये तो डिसाइड कर चुके हो। ये लाइन नहीं पकड़ोगे क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है और स्लोप हमारा यहां पर क्या है? पॉजिटिव। और स्लोप के नाम पे है कौन यहां पर? वो है अपना एक्सेलरेशन। लेकिन तुम्हें यह भी जानना होगा कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैथ्स का ग्राफ आप नहीं बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यह करना पड़ेगा कि 0, u यहीं से शुरू होगा ये ग्राफ, इधर नहीं आओगे क्योंकि इधर टाइम अपना नेगेटिव है तो यहां का ग्राफ अलाउ नहीं है। मेरी बात समझ गए? पॉजिटिव जो है ये ग्राफ होगा इसका। ये वाला ग्राफ जो ऐसे डॉटेड जाता, अगर मैथ्स का ग्राफ बनाते तो ये पूरा यहां तक जाता। ये नहीं लोगे, इसको आपको मिटाना पड़ेगा क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब t की नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो y की भी वैल्यू हम नेगेटिव नहीं लेंगे, है ना? तो ये ग्राफ आप यहां से उठाओगे और सीधा ये ऐसा चलता जाएगा। यहां से एक पैरेलल खींच दो तो ये जो थीटा है जो तुम यहां बना रहे थे यही वो थीटा है। पॉजिटिव टाइम एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वही थीटा है। तो यहां पर m क्या हो जाएगा अपना? tan थीटा। ये हिरधान, क्या नाम है आपका भाई? क्या गलत आपको लग रहा है? आप हिरधान, यस, आप बताइए जरा क्या गलत है भाई? दिन भर चैट किए जा रहे हो एक ही चीज। बताइए भाई हिरधान, आपको क्या गलत लग रहा है? जल्दी से अपना डाउट पूछ लीजिए। आप यही चैट किए जा रहे हो फालतू में। हिरदान बताइए भाई। U ऑलवेज 0 होता है राकेश, ये कोई जरूरी नहीं है। पार्टिकल जो है 5 मीटर पर सेकेंड से चल सकता है, 10 मीटर से, ठीक है? ठीक है, फालतू चैट मत करिए भाई। जो आपको डाउट है वो चैट करिए, ठीक है? गलत है तो आप पूछिए ना, आपको क्या गलत लग रहा है तो मैं क्लियर करूंगा, ठीक है? उस पे आएंगे, अभी कांस्टेंट नेगेटिव होगा तो आते हैं उस पे, ठीक है? एक डिसिप्लिन बनाइए और पढ़िए, ठीक है? चलिए, तो m इक्वल टू tan थीटा यहां तक आ गए और बच्चों को जो है डिस्टर्ब मत करिए, बाकी लोगों को। हिरदान क्या नाम है? आ गया आपको, चलिए बहुत अच्छा बात है, ठीक है? हो सकता है कि, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा, हो सकता है मुझसे यहाँ सिली मिस्टेक हो जाए, प्लस का माइनस, माइनस का, तो आप मुझे बताइए, मैं चेक करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? बट इस तरीके से कुछ भी ऐसे ही बड़े बड़े चैट कर दे जा रहे हो कि गलत गलत गलत, वो मत करिए, ठीक है? तो चलिए, तो यहां पर आपके पास ये जो आपके पास वैल्यू आएगी ये है अपना 0, u, और यहां से आप ये लाइन बनाओगे, ठीक? तो आपने एक बहुत बड़ी बात ये सीखा, ठीक है, कि हमारा ये कैसा कर्व है बेटा, बताइए आप लोग? वीटी कर्व है, ठीक है? ये सब काइनेमेटिक्स में बताया जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरा बेसिक मैथ्स पढ़ाने का पर्पस क्या है। अब आप इसको बिना कुछ किए आप अपने आप ट्रेस कर रहे हो ना, बहुत बच्चों ने अपने आप ट्रेस कर लिया, ठीक है? तो अब आपके पास क्या होगा, ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा, आपने बता दिया। अब एक किसी का दूसरा वर्जन देता हूं, वो तुम लोग करके मुझे बताओ। मान लीजिए रिटार्डेशन की बात है, इतना तो आप लोग जानते हो कि जब रिटार्डेशन होता था तो आप शुभम बताइए क्या एक्सप्लेन करना है भाई? शुभम क्या अगेन एक्सप्लेन करना है बताइए, जल्दी से कुछ लिखिए तो बताऊं क्या आपको नहीं समझ में आया। चलिए, तो यहां पर आपके पास दूसरी जो इक्वेशन है रिटार्डेशन की, आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर आपके पास दूसरी जो इक्वेशन है, लिख रहा हूं v इज इक्वल टू u माइनस 80, ठीक है? इसमें हमारा रिटार्डेशन का केस है, जानते हो आप लोग रिटार्डेशन होता है
ठीक है, जिसमें कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, रिटार्डेशन इधर आ रहा है। तो इसका ग्राफ बना के दिखा, ट्राई मारिए आप लोग, जल्दी से ट्राई मारिए। प्रिंस, अगर जो चीजें नहीं समझ में आएगी काइनेमेटिक्स में फिर से बताया जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बस ये बता रहा हूं कि आज मैंने जो ग्राफ बताया है उससे हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन कैसे ट्रेस कर पाएंगे। v इक्वल टू यू माइनस ए टी। अब इसको आप कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे? y इक्वल टू एम एक्स के साथ, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ऐसे लिख दे रहा हूं। तो यहां आपको क्या दिखता है कि m यहां पे माइनस ए है और c तो u ही है, ठीक है। तो यहां पे स्लोप अपना क्या है? नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट अपना क्या है? पॉजिटिव है। ये मानते हो कि नहीं? स्लोप अपना नेगेटिव है और इंटरसेप्ट जो है पॉजिटिव है। तो क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? कुछ बच्चों ने बना लिया होगा, ट्राई जरूर करिए, आपसे बने चाहे नहीं, जो अभी बताया है उसी से ट्राई करिए, सोचिए, सोचना बहुत जरूरी है। ये कुछ आप लोग ने बनाया होगा, ठीक है। तो ये अपने पास होगा v, है ना, और दूसरा वेरिएबल है t। तो vt ग्राफ बनाना है हमें। तो vt ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो, स्लोप अपना नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव का मतलब यहां पे क्या करोगे? t को 0 पुट करोगे। एक और तरीका बताया था ना, पुट t इक्वल टू 0, ये ओरिजिन पे हो, यहां पे हो, t इक्वल टू, जब टाइम 0 है तब हमारा पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी? u है, मतलब ये हो जाएगा, यही तो इंटरसेप्ट है, 0, u। देखो, तो ये 0, u है। अब इस 0, u से दो लाइनें पास हो सकती हैं, बार बार मैं यही चीज बता रहा हूं। क्या एक लाइन ऐसी जा सकती है? अब इससे ज्यादा बेसिक से क्या बताया जाए? और एक लाइन ऐसे जा सकती है, बताओ। तो कौन सी लाइन लोगे तुम? जिसका स्लोप नेगेटिव है, तो आप मुझे बताओ इसमें कौन सा एक्यूट एंगल बना रहा है? ये थीटा है और ये थीटा है। तो ये थीटा अपना ऑब्ट्यूज है और स्लोप अपना क्या है? देखो यहां पे स्लोप अपना यहां पर क्या है? नेगेटिव है। तो हम थीटा कौन सा लेंगे? जो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। तो हम लाइन कौन सी चूज करेंगे? ये वाली लाइन चूज करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो? ये आप हटा दोगे, है ना, ये आप हटा दोगे और लाइन आप बनाने वाले हो ये। लेकिन उसमें भी तुम्हें ध्यान क्या रखना पड़ेगा? ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आप जो लाइन बना रहे हो वो फिजिक्स की बना रहे हो, मैथ्स में नहीं। ये नंबर लाइन नहीं है, तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये देखो, t इक्वल टू 0 के इधर वाली जो वैल्यू है, t इक्वल टू 0 के इधर वाली जो वैल्यू है, उसके लिए v की वैल्यू हट जाएगी। तो v की वैल्यू आप यहां से ये वाली गायब कर दोगे। तो ग्राफ शुरू कहां से होगा? t इक्वल टू 0 से, है ना। तो ग्राफ शुरू होगा t इक्वल टू 0 से। अब ये ग्राफ आप बना दो, ये ग्राफ बनेगा ऐसा, और ये इधर चलता ही जाएगा। ये आप समझ रहे हो क्यों चलता जाएगा? क्यों चलता जाएगा बताओ? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके पास पॉजिटिव भी है और वो नेगेटिव भी। इस चीज को और समझते हैं। यहां पर जब आप आओगे तो ये कौन सा टाइम है? देखो, अब आप चाहते हो कि वो टाइम निकालें जहां पर v 0 है। तो v 0 करोगे, v 0 करोगे तो t कितना आएगा? देखो, v को 0 करो तो 0 इक्वल टू u माइनस ए टी। तो t कितना आ जाएगा? u बाई ए। तो ये वो टाइम है, t इक्वल टू कितना है? u बाई ए। तो इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, अब आप यहां पे फिजिक्स को जो है विजुलाइज कर रहे हो। ध्यान से सुनिए, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल चला, कोई पार्टिकल है, यहां बना रहा हूं, ये पार्टिकल है, ये t इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट हुआ, किस वेलोसिटी से? u से चला, इसको रिटार्डेशन मिला इस तरफ। तो धीरे धीरे रिटार्डेशन का मतलब तो थोड़ा आप लोग जानते हो कि जिसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। जिसको ये नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, काइनेमेटिक्स में फिर से वो चीजें पूरी तरीके से बताई जाएंगी। तो यहां पे मैं अभी आपको केवल क्या बताया हूं? स्ट्रेट लाइन ग्राफ ट्रेस करना, उसी को लिंक कर रहा हूं फिजिक्स से। तो यहां पर ये रिटार्डेशन है। अब ये रिटार्डेशन है तो एक टाइम आएगा जब इसकी वैल्यू घटते 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 रिटार्डेशन के वजह से क्या होगी? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो और कितनी हो जाएगी? 0। आप जिस ग्राफ से देख पा रहे हो वो 0 कब हो रहा है?
v की वैल्यू 0 कब हो रहा है? t इक्वल टू u बाई ए पे, मतलब ये पार्टिकल ऐसे आया और यहां तक आ गया है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब देखो क्या हो रहा है, यहां के बाद पार्टिकल जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां 0 से इसकी वैल्यू फिर से बढ़ रही है। आप देख रहे हो ये ग्राफ, ये धीरे धीरे बढ़ रही है इस तरीके से, और जब बढ़ रही है तो इधर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। इसका मतलब पार्टिकल कम बैक कर रहा है, वो गया धीरे धीरे, रुक गया और रुक के वापस लौट रहा है आपकी तरफ, फिर से लौट रहा है। क्यों लौट रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, तो ये फिर से एक्सेलरेशन इसको 0 से क्या करेगा? एक्सेलरेशन होता है तो स्पीड बढ़ती है, और रिटार्डेशन होगा तो स्पीड घटेगी। तो यहां तक तो आपके पास 0 हो गया, लेकिन अब ये एक्सेलरेशन इधर है, तो ये एक्सेलरेशन अब इस देखिए इस पाथ के लिए ए से बी के लिए तो ये रिटार्डेशन का काम कर रहा था, लेकिन बी से फिर इधर जब आएगा तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये फिर से जो है इधर आ जाएगा। देखिए ये फिर से ऐसे आता हुआ ऐसे चलता ही जाएगा। तो ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हो, ये जो ग्राफ है ये यहां के बाद का ग्राफ एक्सप्लेन हो रहा है, समझ गए होगे? ठीक है, तो ये चीज, ये ग्राफ से आपको यहां से पता चल रहा है कि कैसे हमारा वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप सीधे जा रहे हो और फिर लौट कर आ रहे हो। जब आप वेक्टर पढ़ेंगे तो डायरेक्शन भी क्लियर होगा। आप ऐसे जा रहे थे ना, अब फिर से पार्टिकल इधर उल्टा आ रहा है, तो इतना तो जानते होगे कि वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इतना तो 10th में पढ़ा होगा सब लोगों ने। तो वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो वहां से ये देखो उल्टा जा रहा है, पहले ऐसे जा रहा था इस तरफ, अब इस तरफ आ रहा है। तो वही चीज यहां बताई जा रही है। तो जिन बच्चों को जो है इसका ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है, इसको रटने की, अब नहीं तो आप रटोगे कि इसका v इक्वल टू u माइनस 80 का ग्राफ ऐसे रटो, ये रटने से काम नहीं चलेगा। साइन क्या है देखें, साइन क्या है? t इक्वल टू, साइन सही तो है, a को यहां पर देखिए a नेगेटिव है ना, तो a आपने यहां पर नेगेटिव डाल दिया है, साइन यहां ले लिया है। a में, इसमें कंफ्यूज मत होइए, a में जो है साइन लिया हुआ है, तो अब ये केवल मैग्नीट्यूड है। तो यहां जब 0 पुट करोगे तो इधर आएगा, तो t जो आएगा वो u बाई ए, टाइम तो यही आएगा, सही तो है। ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब ये है, देखो कि पार्टिकल जो है यहां से चला और धीरे धीरे आपने क्या किया, अपनी वेलोसिटी कम कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी कम कर रहा है। अभी आप ये सब नहीं भी समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये तो पता चल गया ना कि इसका ग्राफ लीनियर होगा, और वो y इक्वल टू एम एक्स वाले से सोच के ड्रॉ कर सकते हो। बताओ, अगर आप y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी वाले से आप ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? ये बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ाया जा रहा है भाई। मैंने आज बेसिक मैथमेटिक्स में एक बात बताई, आपको लीनियर फंक्शन को ट्रेस करना। ठीक है, अब ये जो लीनियर फंक्शन को ट्रेस करना सीखा, तो ये बताना जरूरी था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इससे आपको दो फायदे हुए, आपने दो ग्राफ आज ड्रॉ किए, v इक्वल टू यू प्लस 80 का और v इक्वल टू यू माइनस 80 का। ठीक है, आप अभी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अगर ये नहीं भी आता है, आप इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो मान सकते हो ना। बताओ, तो क्या आप इसको ट्रेस कर सकते हो? अभी आप ये सब नहीं समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप ये सब नहीं समझ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को 10th 9th की चीजें अभी भूली हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसका ग्राफ तो बना सकते हो ना। अभी आपको मैंने बताया कि इंटरसेप्ट है, ये मान लो इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है और ये नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये तो अभी बताया, ये तो समझ पा रहे हो आप लोग। वाई वी विल नॉट टेक नेगेटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स अच्छा एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, स्लोप के लिए जो है हमें कन्वेंशन लेना होता है कि हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल की बात नहीं होती। अगर आप ये देखोगे तो ये आपके पास पॉजिटिव, एक ही कन्वेंशन लोगे ना, रोटेशन एक ही लोगे। स्लोप में आपको अभी इतना याद रखना है कि टैन थीटा, जो थीटा लेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लेंगे, और अगर वो ऑब्ट्यूज है तो स्लोप हमारा नेगेटिव होगा, अगर वो एक्यूट है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अभी आप अगर v इक्वल टू यू प्लस 80 और v इक्वल टू यू माइनस 80, इतना तो जान गए कि उसमें v और t वेरिएबल है।
v हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है v, और t इंडिपेंडेंट है। इन्हीं दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, तो v जो है t पे कैसे डिपेंडेंसी रखता है, फर्स्ट डिग्री का, तो लीनियर होगा। लीनियर है मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करना आपको आता है। बस इतना ही बताया मैंने आज। अब क्लियर है सबको? तो एक बार ये आप नहीं भी, आप अभी काइनेमेटिक्स में फिर आएंगे तो फिर से ट्रेस करेंगे, लेकिन मैं आपको भाई कनेक्ट करना सिखाया कि मैं क्यों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपको पढ़ा रहा हूं। कुछ बच्चों को बिल्कुल आइडिया लग गया होगा कि हमें ये बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो कल इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रेस करना सीखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन। हम कैसे जो है किसी चीज को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसको मैं फिजिक्स से रिलेट कैसे करूंगा, वो चीज भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बस एक बता दिया कि जिन बच्चों को पहले से थोड़ा पता है वो कैसे कनेक्ट कर पाए इस चीज को, ये चीज मैंने आपको अभी बताया। ये क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए बेटा फिर आज इतना ही, ठीक है। अभी तो पढ़ाई जो है आपकी धीरे धीरे शुरू होगी, ठीक है। आपको आदत डालिए, सबसे पहले तो ये आदत डालिए कि डेढ़ घंटे जो है फोकस और कंसंट्रेट होके बैठने की, ठीक है, और खूब अच्छे से जो है सुनने की, ठीक है, और परेशान नहीं होने की, तुरंत चैट नहीं करने की, भाई पहले सुनो, है ना, कि सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, फिर उस लेक्चर को रिवाइज करो, ठीक है। हाँ, जो भी डाउट है वो जरूर पूछो, डाउट जरूर पूछिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को रिटार्डेशन नहीं पता होगा, है ना, एक्सेलरेशन नहीं पता होगा, भूल चुके होंगे, 9th क्लास में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब 0 लेवल से शुरू होगा। मेरा यहाँ बस अभी मैंने ले इसलिए लिया क्योंकि कुछ बच्चों को पता है, तो मैंने ये कनेक्ट करना सिखाया आपको कि कैसे आप अगर लीनियर फंक्शन ट्रेस कर सकते हो तो आप ये 2 इक्वेशन भी ट्रेस कर सकते हो। बस मैंने अभी इतना ही बताया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर कल।